आप सभी का यूट्यूब चैनल लॉ लीगल कानून में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 5 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, मतलब दस्तावेज से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं उसके बारे में। और शुरुआत करते हैं हम सेक्शन नंबर 56 से, जो बात करता है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये उठता है डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो हमने उसमें डिस्कस करा हुआ है डॉक्यूमेंट क्या होता है डेफिनेशन क्लॉज में। बट फिर भी फॉर एग्जाम्पल एन इंस्क्रिप्शन ऑन एन आयरन प्लेट, सो उस आयरन प्लेट पे जो लिखा हुआ है वो डॉक्यूमेंट है, ना कि वो आयरन प्लेट। तो ये सब दिमाग में रखते हुए एट द बैक ऑफ अवर माइंड हम आगे पढ़ते हैं। द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड ईदर बाय प्राइमरी और बाय सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन 56 ने हमें सिंपल सी बात बता दी, आपको डॉक्यूमेंट के कंटेंट प्रूफ करने हैं तो आप या तो प्राइमरी एविडेंस ले आओ या सेकेंडरी एविडेंस ले आओ। अब ये होता क्या है, तो बात करते हैं प्राइमरी एविडेंस के बारे में। सबसे सिंपल शब्दों में प्राइमरी एविडेंस का मतलब है खुद वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट के सामने इंस्पेक्ट करने के लिए प्रोड्यूस किया गया हो, मतलब जो असली का डॉक्यूमेंट है। कोई फोटोकॉपी नहीं है, कोई सर्टिफाइड कॉपी नहीं है, वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ अगर वो कोर्ट में आ गया तो वो प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स, ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो एक्सप्लेनेशन 1 ने हमें सिंपल सी बात बताई, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अलग अलग पार्ट्स में है तो हर एक पार्ट उस डॉक्यूमेंट का प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि एक रेंट एग्रीमेंट 2 पेजेस में साइन हो रखा है, मतलब उसमें लैंडलॉर्ड के भी साइन है और टेनेंट के भी साइन है, मतलब 2 पेजेस थे, दोनों टेनेंट और लैंडलॉर्ड ने अपने पास साइन करके रख लिए। तो ये जो दोनों पार्ट है ये रियल है, ये असली है, तो ये प्राइमरी एविडेंस माने जाएंगे। एक्सप्लेनेशन 2 बात करती है वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, ईच काउंटर पार्ट बींग एग्जीक्यूटेड बाय वन और सम ऑफ द पार्टीज ओनली, each counterpart is primary evidence as against the party executing it। so explanation 2 बात करता है अगर कोई डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में एग्जीक्यूट होता है, मतलब अलग अलग पार्टीज ने अपना अपना कॉपी साइन किया है, तो हर एक काउंटर पार्ट उन्हीं पार्टीज के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा। मतलब जो काउंटर पार्ट जिस पार्टी ने साइन करा है वो उसके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक सेल डीड बन रही है, बायर अपनी कॉपी साइन करता है और सेलर अपनी, दोनों काउंटर पार्ट्स अपने अपने पार्टीज के खिलाफ प्राइमरी एविडेंस होंगे। मतलब लैंडलॉर्ड ने जिस डॉक्यूमेंट में साइन करा है वो उसके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा अगर वो कोर्ट में लेके जाते हैं, और जो टीनेंट ने साइन करके डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट में लेके जाएंगे जिसमें टीनेंट के साइन है तो वो टीनेंट के अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होगा। एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, वन यूनिफॉर्म प्रोसेस जैसे कि प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट, बट वेयर they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original। एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है अगर एक ही प्रोसेस से मल्टीपल कॉपीज बनी है जैसे कि प्रिंटिंग, लिथोग्राफी या फोटोग्राफी, तो हर एक कॉपी जो है वो दूसरे की प्राइमरी एविडेंस होगी। लेकिन अगर सब एक ही ओरिजिनल की कॉपी है तो वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक न्यूज़पेपर प्रिंट हो रहा है, 1000 कॉपियां निकली है उस न्यूज़पेपर की और एक ही प्रोसेस से निकली है, मतलब प्रिंटिंग से, तो हर एक कॉपी प्राइमरी एविडेंस है न्यूज़पेपर के कंटेंट का। लेकिन अगर एक हैंड रिटन लेटर का फोटोकॉपी बनाया वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा। आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन 4। एक्सप्लेनेशन 4 बात करती है वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज क्रिएटेड और स्टोर्ड एंड सच स्टोरेज अकर्स साइमल्टेनियसली और कॉन्सिक्वेंशियली इन मल्टीपल फाइल्स, ईच सच फाइल इज प्राइमरी एविडेंस। एक्सप्लेनेशन 4 बताता है अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली या सीक्वेंशियली मल्टीपल फाइल्स में स्टोर हुआ है तो हर एक फाइल प्राइमरी एविडेंस होगी। फॉर एग्जांपल, एक ईमेल लिखा और वो सर्वर पे अलग अलग फोल्डर्स में सेव हो गया तो हर एक फोल्डर की कॉपी प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन 5 बात करता है वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी, सच इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड इज प्राइमरी एविडेंस अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड। तो एक्सप्लेनेशन 5 ये बताती है अगर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड किसी प्रॉपर कस्टडी से प्रोड्यूस हो रहा है तो वो प्राइमरी एविडेंस होगा जब तक कोई उसको डिस्प्यूट ना करे। फॉर एग्जांपल, बैंक की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो डायरेक्टली बैंक के सिस्टम से निकाली गई हो, ये प्रॉपर कस्टडी से आई है बिकॉज बैंक से निकाली है, तो ये प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 6 बात करता है वेयर अ वीडियो रिकॉर्डिंग इज साइमल्टेनियसली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड ट्रांसमिटेड और ब्रॉडकास्ट और ट्रांसफर्ड टू अनदर, ईच ऑफ द स्टोर्ड रिकॉर्डिंग इज प्राइमरी एविडेंस। एक्सप्लेनेशन 6 बता रहा है अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ स्टोर भी हो रही है, मतलब वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है और साथ में स्टोर भी हो रही है और ट्रांसमिट भी की जा रही है, जैसे कि ब्रॉडकास्ट हो रही है या दूसरे चैनल्स पे भेजी जा रही है, तो जितनी भी स्टोर्ड कॉपीज़ हैं वो सभी प्राइमरी एविडेंस होंगी। फॉर एग्जांपल,
सीसीटीवी फुटेज है, और सीसीटीवी फुटेज जो साइमल्टेनियसली डीवीआर पे भी रिकॉर्ड हो रही है और लाइव पुलिस कंट्रोल रूम में जा रही है, तो दोनों स्टोर्ड रिकॉर्डिंग्स प्राइमरी एविडेंस होंगी। इसके बाद एक्सप्लेनेशन 7 ये बात करता है वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन मल्टीपल स्टोरेज इन अ कंप्यूटर रिसोर्स, ईच सच ऑटोमेटेड स्टोरेज इंक्लूडिंग टेम्पररी फाइल्स इज प्राइमरी एविडेंस। एक्सप्लेनेशन 7 बता रहा है अगर एक ही इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड मल्टीपल स्टोरेज स्पेसिस में सेव हो रहा है, जैसे कंप्यूटर के अलग अलग फोल्डर्स या टेम्पररी फाइल्स में, तो हर एक स्टोरेज वर्जन जो है उसका वो प्राइमरी एविडेंस है। फॉर एग्जांपल एक वर्ड फाइल जो सी ड्राइव में सेव हुआ है, डी पे भी कॉपी बन गई उसकी, और टेम्पररी फोल्डर में भी एक वर्जन है उस फाइल का, तो तीनों ही फाइल जो है वो प्राइमरी एविडेंस मानी जाएंगी। तो सिंपल सी बातों में कहें तो प्राइमरी एविडेंस का मतलब है असली डॉक्यूमेंट या असली रिकॉर्ड, चाहे वो डिजिटल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या डॉक्यूमेंट्री हो। इस सेक्शन से रिलेटेड एक केस है मोहिंदर सिंह वर्सेस जसवंत कौर का, 2020 का केस है। और ये केस बात कर रहा है कि सपोज करो हम कुछ लिख रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट पे जो हम लिख रहे हैं उसकी एक कार्बन कॉपी भी क्रिएट हो रही है, तो ये जो कार्बन कॉपी होगी क्या ये प्राइमरी एविडेंस होगी? तो मोहिंदर सिंह वर्सेस जसवंत कौर 2022 के केस में हेल्ड किया था जो कार्बन कॉपी जो यहाँ पे बन रही है वो आपकी प्राइमरी एविडेंस मानी जाएगी। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन क्या करिए, अ पर्सन इज शोन टू हैव बीन पोजेशन ऑफ अ नंबर ऑफ प्लेकार्ड्स ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल, तो एनी वन ऑफ द प्लेकार्ड्स इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ एनी अदर बट नो वन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। तो एक पर्सन के बाद बहुत सारे प्लेकार्ड्स थे और वो सारे किसी ओरिजिनल प्लेकार्ड से प्रिंट हुए हैं, तब ये ओरिजिनल प्लेकार्ड है और उससे बहुत सारे प्लेकार्ड प्रिंट किए गए, तो ये जो प्लेकार्ड है ये दूसरे वाले के कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस है इनका आपस में, बट ये जो प्लेकार्ड है ये इस ओरिजिनल वाले का कंटेंट का प्राइमरी एविडेंस नहीं होंगे। तो सेक्शन 57 ने हमें क्लियर कर दिया प्राइमरी एविडेंस क्या होता है, मतलब जो डॉक्यूमेंट है इटसेल्फ ओरिजिनल में वो आपका प्राइमरी एविडेंस होता है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। तो सबसे पहले सिंपल शब्दों में अगर समझे, सेकेंडरी एविडेंस का मतलब है किसी डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड का ऐसा प्रूफ जो डायरेक्टली असली डॉक्यूमेंट तो नहीं है बल्कि उसकी कॉपी, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड या फिर किसी इंसान का स्टेटमेंट जो ओरिजिनल देख चुका हो, मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख चुका हो। अब सेक्शन 58 में समझते हैं हम कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सेकेंडरी एविडेंस के अंदर फॉल कर रही हैं। सेक्शन 58 से सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स, तो एक केस था, सबसे पहले हम ये देखते हैं, जे यशोदा वर्सेस के सुब्बारानी 2007। इस केस में ये बोला था, ये सेक्शन 57 जो है ये एग्जॉस्टिव सेक्शन है बिकॉज दिस सेक्शन स्टार्ट्स विद द स्टेटमेंट सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स, सो दिस सेक्शन इज एग्जॉस्टिव। क्लॉज 1 देखते हैं, ये बात करता है सर्टिफाइड कॉपीज की। तो जो सर्टिफाइड कॉपीज लॉ के प्रोविजंस के हिसाब से मिलती हैं वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, सेल डीड का सर्टिफाइड कॉपी जो रजिस्ट्रार ऑफिस से इशू होता है उसको क्या मानेंगे हम, सेकेंडरी एविडेंस। क्लॉज 2 बताता है जो कॉपीज मैकेनिकल प्रोसेस से बनती हैं जैसे फोटोकॉपी, प्रिंटिंग और स्कैनिंग से, और जो एक्यूरेसी इंश्योर करती है वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। अगर उन कॉपीज को कंपेयर करके सही पाया गया तो कंपेयर करेंगे हम ओरिजिनल से, तो वो सेकेंडरी एविडेंस होती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के नोटिस की फोटोकॉपी जो जीरोक्स मशीन से बनी हो तो वो आपकी सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। क्लॉज 3 देखें, ये कह रहे हैं कॉपीज बनाई गई और उनको ओरिजिनल के साथ कंपेयर कर दिया तो वो भी आपकी सेकेंडरी एविडेंस होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक स्टूडेंट ने अपने मार्कशीट का हैंड रिटन कॉपी बनाया और उसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर कर दिया, वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। अब क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में क्या फ़र्क है, क्लॉज 2 में जो आप सेकेंडरी एविडेंस दे रहे हैं वो मैकेनिकल प्रोसेस से आ रहा है जैसे कि प्रिंटिंग मशीन या एटसेट्रा हो गया, पर क्लॉज 3 में मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल में कि एक बंदे ने हैंड रिटन कर दिया, अपनी मार्कशीट को हाथ से लिख दिया, पर उसने क्या करा ओरिजिनल के साथ उसको कंपेयर भी कर दिया, तो वो सेकेंडरी एविडेंस बन गया। क्लॉज 4 की बात करें तो ये बात करता है काउंटर पार्ट की। अगर एक डॉक्यूमेंट काउंटर पार्ट में बना है और एक पार्टी ने उसको साइन किया है तो उसके अगेंस्ट वो काउंटर पार्ट सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, पार्टनरशिप डीड के काउंटर पार्ट्स जो पार्टी ने एग्जीक्यूट नहीं किया उसके खिलाफ काउंटर पार्ट चल सकता है, तो द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट दैम विल बी अ सेकेंडरी एविडेंस अगेंस्ट दैम, क्योंकि अगर साइन कर दिया तो उसके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा, हमने अभी सेक्शन 57 में पढ़ा था। आगे चलते हैं क्लॉज 5 के बारे में, और ये बात करता है ओरल अकाउंट्स के बारे में, मतलब कोई ओरल एविडेंस देना चाहता है। ये कहता है अगर किसी इंसान ने असली डॉक्यूमेंट देखा है, अपनी आंखों से देखा है, और वो उसके कंटेंट्स को ओरली कोर्ट में बताता है तो वो भी
सेकेंडरी एविडेंस होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं क्लॉज 5, किसी विटनेस ने एक एग्रीमेंट देखा था और अब कोर्ट में उसके टर्म्स बता रहा है कि उस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा था। तो ये जो ओरली वो इंसान बता रहा है रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ये आपका सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में फॉल करेगा। क्लॉज 6 बात करता है ओरल एडमिशंस की। यहाँ पे क्या है वर्ड, ओरल अकाउंट्स, मतलब कोई विटनेस आके बता रहा है। और ओरल एडमिशन क्या होगा, एडमिशन का भी हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कशन करा है। तो अगर कोई पार्टी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ओरली एडमिट कर रही है तो वो एडमिशन भी सेकेंडरी एविडेंस होगा। मतलब पार्टी वो खुद आके बोल रही है रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट और एडमिट कर रही है कि हाँ भाई कंटेंट ऐसे ही है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक पार्टी आती है कोर्ट में और वो बोलती है हाँ उस एग्रीमेंट में मैंने 5 लाख रुपए बोरो किए थे। अब वो पार्टी ने खुद ही बोल दिया कि हाँ भाई मैंने 5 लाख रुपए बोरो करे थे, तो वो सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा बिकॉज इट इज़ अ ओरल एडमिशन। क्लॉज 7 बात करते हैं रिटर्न एडमिशंस की। तो एडमिशन की हमने बहुत अच्छी से वीडियो बनाई है, आप देख लेना प्लेलिस्ट में। तो एडमिशन चाहे ओरल हो या रिटर्न हो, वो आपके सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट के कंटेंट को रिटर्न रूप में एडमिट कर दिया गया है तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक लेटर जिसमें लिखा है मैंने तुमसे 1 लाख रुपए बोरो किए एज पर द एग्रीमेंट। तो क्लॉज 6 में उसने ओरली बोला था कि हाँ मैंने 5 लाख रुपए लिए, और यहाँ पे वो रिटर्न में दे रहा है कि मैंने उस एग्रीमेंट के हिसाब से 1 लाख रुपए प्राप्त किए। तो दिस इज ऑल्सो योर सेकेंडरी एविडेंस। आगे बात करते हैं क्लॉज 7 की। क्लॉज 7 बता रहा है अगर कोई स्किल्ड पर्सन किसी वॉल्यूमिनस, मतलब बहुत मोटी कोई फाइल है, बहुत बड़ा कोई रिकॉर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कोड, तो उसके बारे में बात कर रहा है क्लॉज 7। तो अगर एक डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है, जैसे अकाउंट्स के हज़ारों पेजेस है जो कोड इजीली एग्जामिन नहीं कर सकती, तो एक एक्सपर्ट जो उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करके समरी बनाता है उसका टेस्टिमनी सेकेंडरी एविडेंस होता है। एग्जाम्पल समझते हैं इसका, जैसे कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, वो कोर्ट में एक कंपनी के 10 साल के अकाउंट्स का एनालिसिस जो है वो पेश करता है। मतलब अब सोचो अगर 10 साल का वो ओरिजिनल लाने लगे डॉक्यूमेंट, तो कितना सारे उसमें पेपर्स होंगे, कितनी मोटी फाइल होगी। तो वो उन 10 साल के रिकॉर्ड का सीए क्या करता है, एक एनालिसिस पेश कर देता है। सो दिस विल बी योर सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी क्यों, अगर वो 10 साल के ओरिजिनल रिकॉर्ड लेके आता कंपनी के, तो वो प्राइमरी एविडेंस माने जाते हैं, राइट, एज पर सेक्शन 57। तो ये केस था, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ एन ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स though the two have not been compared if it is proved that the thing photographed was original। तो जो फोटोग्राफ होती हैं वो क्या मानी गई है आपकी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। पर ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो फोटोग्राफ ली गई है वो किसी ओरिजिनल चीज की ही ली गई है। इलस्ट्रेशन बी, आ कॉपी कंपेयर्ड विद अ कॉपी ऑफ अ लेटर मेड बाय अ कॉपिंग मशीन इज सेकेंडरी एविडेंस। तो ये प्री में पूछ सकते हैं, a copy compared with a copy of a letter made by a copying machine is secondary evidence of the contents of the letter if it is shown that the copy made by the copying machine was made from the original। So a copy compared with a copy of a letter made by a copying machine is also your secondary evidence। Illustration C देखते हैं, a copy transcribed from a copy but afterward compared with the original is your secondary evidence। तो हमने कॉपी से एक ट्रांसक्रिप्ट कॉपी बनाई और उस कॉपी को हमने ओरिजिनल से कंपेयर कर दिया, तो ये जो हमने ट्रांसक्रिप्ट कॉपी बनाई है ये आपका सेकेंडरी एविडेंस मानी जाएगी। बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर्ड इज नॉट सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल ऑल्दो द कॉपी फ्रॉम विच इट वॉज ट्रांसक्रिप्ट वॉज कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल। इलस्ट्रेशन डी, नीदर एन ओरल अकाउंट ऑफ अ कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल नॉर एन ओरल अकाउंट ऑफ अ फोटोग्राफ और मशीन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल। इलस्ट्रेशन डी में हमें बता दिया कि क्या सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा। तो अगर आप ओरल अकाउंट लेके आते हैं किसी कॉपी का और वो कॉपी भले आपने किसी ओरिजिनल से कंपेयर कर दिया, वो आपका सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा। नॉर एन ओरल अकाउंट ऑफ अ फोटोग्राफ, तो एक ओरिजिनल सील डीड है, मैं इसकी कॉपी लेके आया, अब मैं इस कॉपी का ओरल अकाउंट दे रहा हूँ कि भाई मेरे को पता है इस कॉपी में क्या क्या लिखा था, मुझे सारी टर्म्स पता है, तो ये आपका सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना गया। अगर मैं इसका ओरल अकाउंट लेके आता तो वो सेकेंडरी एविडेंस माना जा सकता था। तो याद रखिए प्राइमरी एविडेंस हमेशा असली डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन जब असली डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता या प्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, जैसे कि हमने क्लॉज 7 में देखा था, तो कोर्ट सेकेंडरी एविडेंस अलाउ कर सकता है। तो हमने सेक्शन 57 में देख लिया प्राइमरी एविडेंस, 58 में सेकेंडरी एविडेंस। अब हम देखेंगे वो सिचुएशन जब सेकेंडरी एविडेंस हम दे सकते हैं। तो सिंपल शब्दों में समझें तो कभी कभी असली डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने लाना पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशंस में सेकेंडरी एविडेंस अलाउ होती है। और इसकी एक एक सिचुएशन देखते हैं
और हम सीधा जंप करेंगे सेक्शन 60 पे। अच्छा 59 सिंपल सा सेक्शन है। सेक्शन 59 बोलता है डॉक्यूमेंट शैल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। तो ये बेस्ट एविडेंस रूल भी है कि आप डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करें, प्राइमरी एविडेंस है। सो ये बेस्ट एविडेंस माना गया है। तो चलते हैं हम सेक्शन 60 पे। कब दे सकते हैं हम क्लॉज ए, और किस चीज़ का दे सकते हैं? तो सेकेंडरी एविडेंस हम दे सकते हैं एग्जिस्टेंस का, कंडीशन का, या कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट का। इन केसेस में दे सकते हैं। क्लॉज ए बता रहा है जब ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो दूसरी पार्टी के पास हो और वो कोर्ट में प्रोड्यूस ना करे। और ये तीन सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट, जिसके खिलाफ डॉक्यूमेंट यूज़ करना है वो डॉक्यूमेंट उसके पास हो। सेकंड, कोई ऐसा आदमी जो कोर्ट के प्रोसेस से बाहर हो, सपोज करो जो पार्टी है वो फॉरेन कंट्री में है। क्लॉज 3 बात करता है कोई ऐसा पर्सन जो लॉ के हिसाब से बाउंड है प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन नोटिस देने के बाद भी वो प्रोड्यूस नहीं करता। तो आप क्या कर सकते हो? आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस, कंडीशन एंड कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टेनेंट के पास रेंट एग्रीमेंट है, लैंडलॉर्ड नोटिस देता है कोर्ट के थ्रू प्रोड्यूस करने का, पर टेनेंट वो रेंट एग्रीमेंट नहीं लेके आता। तब लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है? वो सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। सेकेंडरी एविडेंस हमने देखा था जैसे कि फोटोकॉपी वो रेंट एग्रीमेंट की पेश कर सकता है कोर्ट में। और एक सिचुएशन और बताइए कि सेक्शन 64 में हमने जब नोटिस दे दिया पार्टी को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का, वो फिर भी वो नोटिस लेने के बाद जो है डॉक्यूमेंट नहीं लेके आ रही कोर्ट में, तब भी हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। बी बात करता है जब दूसरी पार्टी ने रिटर्न मतलब लिखित रूप में डॉक्यूमेंट का एग्जिस्टेंस या कंटेंट को जो है वो एडमिट कर लिया है। फॉर एग्जांपल, जो डिफेंडेंट है वो रिटर्न सबमिशन दे देता है कि हाँ मैंने ये एग्रीमेंट साइन किया था, और वो एडमिशन सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगा। When the contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest। तो ये याद रखना, एडमिशन हमने पढ़ा था, इट इज ऑलवेज अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग द एडमिशन। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि सेकेंडरी एविडेंस विल बी यूज अगेंस्ट द पर्सन, जो एडमिशन कर रहा है उसके अगेंस्ट उसका एडमिशन यूज किया जाएगा। क्लॉज सी बात करता है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया हो या खो गया हो, या कोई जेन्युइन रीजन हो कि पार्टी उसको प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जांपल, फायर एक्सीडेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट की फाइल जल गई, तो उसकी कॉपी या ओरल अकाउंट जो है वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में दिया जा सकता है। इसके अलावा क्लॉज डी बात करता है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऐसा है जो इजीली उसको हम लेके मूव नहीं कर सकते, या वो डॉक्यूमेंट मूव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा पत्थर है और उस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ है, अब वो कोर्ट में लाना तो पॉसिबल नहीं है पत्थर, तो उस पत्थर की एक फोटोग्राफ लेके आ जाएंगे और वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश करेंगे। क्लॉज ई देखते हैं। ये बात करता है जब कोई डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। अब हमें पता है अगर हम हर किसी को पब्लिक डॉक्यूमेंट देने लगे ओरिजिनल में, तो वो डॉक्यूमेंट तो पता नहीं बचेगा भी या नहीं बचेगा। आधे तो लोग अपने घर पे ही रख लेंगे उसको सजा के। तो उस केस में भी हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रजिस्ट्रार होता है उसके ऑफिस में रखी हुई बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो उसकी हम क्या कर सकते हैं? सेकेंडरी उसकी हम सर्टिफाइड कॉपी लेके आएंगे कोर्ट में, और वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में चल सकती है। अब सर्टिफाइड कॉपी क्या होती है? कोई भी, जैसे कि कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, उसके लिए हम सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं, एक नॉमिनल फ़ी पे करते हैं रजिस्ट्रार के ऑफिस में, फिर वो वहाँ से हमें स्टैंप वगैरह लगा के ओरिजिनल की कॉपी प्रोवाइड कर देते हैं। और बिकॉज उसमें गवर्नमेंट की मोहर वगैरह होती है, तो एक तरीके से प्रिजम्पशन होता है कि ये जो सर्टिफाइड कॉपी है ये ओरिजिनल की ही कॉपी है। क्लॉज एफ देखें। जब किसी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी को लॉ के थ्रू एडमिशबल माना जाता है, मतलब लॉ के थ्रू ही उसको एडमिसिबल मान लिया। फॉर एग्जांपल, इंडियन लॉ कहता है कि लैंड रिकॉर्ड्स की सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में एडमिसिबल है। लैंड रिकॉर्ड्स की मतलब जैसे खसरा खतौनी होता है विलेजेस में, या आप नगर निगम का कोई डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, टैक्स रिसिप्ट लेके आ रहे हैं जो आप नगर निगम को पे कर रहे हैं, हाउस टैक्स जो पे कर रहे हैं उसकी रिसिप्ट की सर्टिफाइड कॉपी ला रहे हैं आप, तो वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में उसकी सर्टिफाइड कॉपी एडमिसिबल हो जाएगी। क्लॉज जी देखते हैं। ये बात करता है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बहुत सारे हैं और कोर्ट उन्हें इजीली एग्जामिन नहीं कर सकता। अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, कोर्ट उनको एग्जामिन भी नहीं कर सकता, तो एक स्किल्ड पर्सन उनका जनरल रिजल्ट जो है कोर्ट में बता सकता है कि इसका समरी, इसका रिजल्ट जो है वो ये है। जैसे हमने अभी देखा था कि एक सीए एक कंपनी के 10 साल रिकॉर्ड की समरी बना के लेके आता है। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। तो जो क्लॉज ए सी और डी है, जो क्लॉज ए सी और डी मतलब कि ए, when the original is shown or appears to be in the possession or power of the other party। क्लॉज बी, किसी ने रिटर्न एडमिशन कर दिया है। या क्लॉज डी,
कि ऐसा कोई चीज़ है जैसे बहुत बड़ा पत्थर था उसको हम मूव नहीं कर सकते। इन क्लॉजेज में जो है एनी सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं, मतलब आपको ये नहीं कि सर्टिफाइड कॉपी लानी है, आप फोटो कॉपी भी ला के प्रूव कर सकते हैं, या आप उसकी ड्राइंग बना के भी ला के प्रूव कर सकते हैं, वो एडमिसिबल मानी जाएगी। तो क्लॉज बी अगर देखें तो सिंपल सी बात कर, अगर किसी ने रिटर्न एडमिशन कर दिया है तो वो एडमिसिबल होगा, रिटर्न एडमिशन एज सेकेंडरी एविडेंस। आगे बात करते हैं क्लॉज ई और क्लॉज एफ। क्लॉज ई में बात करा था हमने पब्लिक डॉक्यूमेंट का, और क्लॉज एफ में बात करा था हमने सर्टिफाइड कॉपी की, कि जहाँ पे ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम या और कोई लॉ ऐसा है जो कि परमिट कर रहा है कि आप सर्टिफाइड कॉपी इस चीज़ की ला सकते हैं। तो उस केस में आप सेकेंडरी एविडेंस लाएंगे, किसी और तरीके का नहीं, बट उस डॉक्यूमेंट की सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी को। क्लॉज जी बात करता है कि जब बहुत सारा बड़ा डॉक्यूमेंट है या कोई पत्थर है उसको हम लेके नहीं आ सकते, तो यहाँ पे बात कर रहा था कि जनरल रिजल्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय एनी पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड देम एंड हु इज स्किल्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट, उनका जो है एविडेंस वो एडमिसिबल होगा एज सेकेंडरी एविडेंस। तो हमने देखा कि क्लॉज ए सी डी में आप किसी भी रूप का सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं। क्लॉज बी के लिए आप सिर्फ जो रिटर्न एडमिशन करा है पार्टी ने वो ही लेके आ सकते हैं। क्लॉज ई और एफ में जो है आप सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट ही ला सकते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट की, या फिर जो आपको लॉ ने अलाउ करा है कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन मानी जाएगी, तो उस केस में आप सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी ही दे सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी नहीं चलेगी। क्लॉज जी में सीधी सी बात कर दी, अगर कोई पर्सन स्किल्ड है एक डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करने के लिए, तो वो इंसान जो जनरल रिजल्ट देगा रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में एडमिसिबल होगा। इसके बाद हम सेक्शन 64 देखेंगे, बिकॉज ये जो बीच के 3 सेक्शन है ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं सेक्शन 64 पे। और सेक्शन 64 क्या बताता है कि जब हमें सेकेंडरी एविडेंस देना है तो सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले नोटिस देना जरूरी है, ये नोटिस देना जरूरी नहीं है, इस बारे में बात करता है सेक्शन 64। और लॉ कहता है कि जब आप सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हो किसी डॉक्यूमेंट का जो दूसरे के पोजेशन में है, तो सबसे पहले उस पार्टी को, उसके वकील को नोटिस देना पड़ता है कि असली डॉक्यूमेंट आप जो है कोर्ट में लेके आओ। अगर वो पार्टी असली डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करती तब जाके आप जो है सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में ला सकते हो, लेकिन हर सिचुएशन में नोटिस देना कंपलसरी नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां नोटिस की ज़रूरत नहीं होती। अब उन एक्सेप्शंस को देखते हैं। एक्सेप्शन ए बात कर रहा है जब डॉक्यूमेंट खुद एक नोटिस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी को रेंट टर्मिनेशन का नोटिस भेजा था तो उसी का प्रूफ देना था। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपने किसी को रेंट टर्मिनेशन का नोटिस भेजा था तो उसी का प्रूफ देना है। उस केस में अलग से नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपने ऑलरेडी नोटिस भेज दिया है फॉर टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी। क्लॉज बी ये बात करता है जब केस की नेचर से ही क्लियर है कि सामने वाली पार्टी को पता है कि उससे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सेल डीड जिसमें बायर ही सिग्नेटरी है, सिर्फ बायर के सिग्नेचर है सेल डीड पे, तो उसको ऑलरेडी पता है कि ये सेल डीड में मेरे सिग्नेचर है, तो इसकी कोर्ट में डिमांड होगी, इसको कोर्ट मंगवाएगा। तो ऐसे केस में आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है टू प्रोड्यूस द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ सच सेल डीड। क्लॉज सी बात करता है जब सामने वाली जो पार्टी है उसने फ्रॉड या फोर्स से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने ज़बरदस्ती एग्रीमेंट छीन लिया और अपने पास रख लिया है, मतलब आपको बंदूक दिखाई और आपसे वो रेंट एग्रीमेंट या कोई अदर डॉक्यूमेंट अपने पास रख लिया, तो ऐसे केस में आपको नोटिस की ज़रूरत नहीं है। आप सेक्शन 64 का नोटिस ना भी भेजें तभी आप सेकेंडरी एविडेंस लेके आ सकते हैं। क्लॉज डी बात करता है जब सामने वाली पार्टी को या उसका एजेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर कोर्ट में ही खड़ा हुआ है, मतलब कोर्ट में ही आया हुआ है वो पार्टी, तो उसको नोटिस भेज के क्या करेंगे जब वो कोर्ट में ऑलरेडी है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंडेंट जो है वो केस की सुनवाई के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लेकर आया है, तो आपको अलग से नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है डॉक्यूमेंट लेके आइए। क्लॉज ई बात करता है जब सामने वाली पार्टी को या उसके एजेंट ने एडमिट कर लिया कि डॉक्यूमेंट खुद से खो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो पार्टी कोर्ट में बोल देती है मेरे पास एग्रीमेंट था पर वो खो गया है, तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट का या एग्रीमेंट का सेकेंडरी एविडेंस लेके आ सकते हैं। क्लॉज एफ बात करता है जब जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट के प्रोसेस के रीच में ही नहीं है, मतलब उसको सम्मन भेज ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्यूमेंट किसी फॉरेन कंट्री में रखा है और उस पर्सन को कोर्ट कंपेल नहीं कर सकती, तो आपको नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है उस पर्सन को, आप डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस लेके आ सकते हैं। तो कंक्लूजन देखें, अगर हम कंक्लूजन ये है कि जो नॉर्मल रूल है सेकेंडरी एविडेंस देने से पहले नोटिस देना पड़ता है, पर उसके कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं हमें। तो अगर डॉक्यूमेंट खुद ही एक नोटिस है या सामने वाली पार्टी को ऑलरेडी पता है या फिर उस पार्टी ने फ्रॉड या किसी और डरा धमका के जो है डॉक्यूमेंट अपने पास रखा हुआ है, तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। या फिर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में पार्टी लेके आ गई और खुद ही लेके आ गई वो डॉक्यूमेंट को, तो आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। या दूसरी पार्टी ने एडमिट कर लिया हो कि उस पार्टी से वो डॉक्यूमेंट खो गया है,
तो आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। यह पार्टी ऐसी है जो बाहर बैठी है फॉरेन में और कोर्ट उसको समन नहीं भेज सकती, तो ऐसे केस में आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 61, 62, 63। वो सेपरेट में इसलिए डील कर रहा हूँ बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, उसको हम सेपरेटली ही डील करेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आप जुड़े रहिए और ऐसी लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।